गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के बारे में अध्ययन करेंगे। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बात करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के पास होने से पूर्व वस्तुओं का विक्रय संबंधी जो समस्त गतिविधियाँ और जो क्रियाओं का जो संचालन संबंधी जो वैधानिक नियम थे वो भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 7वें अध्याय में दिया हुआ था। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत दिए गए जो चल संपत्ति के विक्रय से संबंधित विषय इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त थे, जिनकी पूर्ति सन 1872 में पर्याप्त व आशाती थी। 7वें अध्याय में खुले बाजार से संबंधित जो नियम थे तो उसमें विद्यमान थे, लेकिन अधिकांश उस विषय पर इंग्लिश कानून के वे नियम दिए गए थे जहाँ जो वहाँ पर वर्तमान थे। लेकिन बदलते परिवेश और समय वातावरण में होने वाले तीव्र गति से परिवर्तन, गतिशील परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसमें निरंतर कमी आती गई और उनको दूर करना इसलिए आवश्यक हो गया ताकि आधुनिक व्यापारिक जो संबंध के को साथ साथ चलाया जा सके। वस्तु माल विक्रय के संबंध में जो कानून है उनके वो व्यापारिक कार्यों से संबंधित है। उसके बाद में इस प्रकार वर्तमान वस्तु विक्रय अधिनियम को 15 मार्च 1930 को तत्कालीन गवर्नर से अनुमति प्राप्त हुई और इसे 1 जुलाई 1930 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के लागू हो जाने के परिणाम स्वरूप जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के जो अध्याय 7 की जो धाराएँ 76 से 123 76 से 123 तक निरस्त कर दी गई थी सेक्शंस। बात करते हैं अब हम वस्तु विक्रय अधिनियम के अर्थ के बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। वस्तु विक्रय अनुबंध के अंतर्गत धारा 4 की उपधारा 1, 2 और 3 में वस्तु विक्रय अनुबंध को परिभाषित किया गया है। सामान्य अर्थ में वस्तु विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अर्थात विक्रेता एक निश्चित मूल्य के प्रतिफल के बदले वस्तु के स्वामित्व को हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरित करने का ठहराव या समझौता करता है। फॉर एग्जाम्पल ए कोई व्यक्ति है जो कि बी व्यक्ति नाम को ए बी को अपना कंप्यूटर सेट 11,000 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर जो ए व्यक्ति वह बी व्यक्ति के बीच में कंप्यूटर सेट के लिए वस्तु विक्रय अनुबंध कर रहा है, तो वह वस्तु विक्रय अनुबंध कहलाता है। वस्तु विक्रय अनुबंध की जो परिभाषा है वो एक इसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। वस्तु विक्रय अनुबंध की धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार वस्तु विक्रय का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरण करने का ठहराव करता है। तो यह अनुबंध वस्तु के एक आंशिक स्वामी तथा उसके दूसरे आंशिक स्वामी के बीच में हो सकता है। तो वस्तु विक्रय अनुबंध समग्र हो सकता है अथवा शर्तयुक्त या सप्रतिबंध हो सकता है। इसी तरह से जो ब्लैकस्टोन ने बताया है कि किसी मूल्य के प्रतिफल में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करना ही विक्रय कहलाता है। तो उन्होंने विक्रय के बारे में इसको बताया। बात करते हैं अब हम वस्तु विक्रय अनुबंध के जो लक्षण हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में। वस्तु विक्रय अनुबंध के अर्थ और जो परिभाषा होती है उनके विभिन्न विद्वानों के विचार और वस्तु विक्रय अनुबंध की धारा जो 4 की उपधारा 1 का व्यापक अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद में इसकी जो मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं वस्तु विक्रय अनुबंध की उसके बारे में बात करते हैं। क्रेता तथा विक्रेता। अन्य सामान्य अनुबंधों की बात वस्तु विक्रेता अनुबंध के निर्माण के लिए भी कम से कम 2 पक्षकार होने आवश्यक है, जिसमें एक क्रेता और दूसरा विक्रेता होना चाहिए। इसी तरह से दूसरी विशेषता थी इसमें माल। वस्तु विक्रय अनुबंध के अंतर्गत वस्तु अनुबंध की विषय वस्तु माल का होना आवश्यक
है। माल में सभी प्रकार की चल संपत्ति से सभी प्रकार की चल संपत्ति से होता है। इसमें अभियोग, दावे और मुद्रा शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वस्तु विक्रय अनुबंध की बात है मूल्य, प्राइस। माल का विक्रय अनुबंध, माल का विक्रय मूल्य के बदले किया जाता है। मूल्य से हमारा जो अभिप्राय होता है, आशय होता है वह मुद्रा के में प्रतिफल से है। यदि मूल्य मुद्रा में प्राप्त नहीं होकर किसी अन्य माल के रूप में प्राप्त होता है तो उसे विक्रय नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वह है माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स। जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है तो अनुबंध को विक्रय यानी कि सेल कहते हैं। लेकिन जब माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी समय पर होता है अथवा भविष्य में किसी शर्त के पूरा करने पर निर्भर होता है तो ऐसे अनुबंध को विक्रय का ठहराव, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। विक्रय का ठहराव उस समय विक्रय हो जाता है जबकि वह समय समाप्त हो जाता है अथवा उन शर्तों की पूर्ति कर दी जाती है जिनके अधीन माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वस्तु विक्रय अनुबंध की वह है अनुबंध स्पष्ट अथवा गर्भित होना। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेक्शन 5 की उपधारा 2 के अनुसार किसी भी प्रचलित अधिनियम की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विक्रय अनुबंध स्पष्ट लिखित या मौखिक या आंशिक रूप से लिखित तथा आंशिक रूप से मौखिक भी हो सकता है अथवा यह पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से गर्भित हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता पूर्ण एवं शर्तयुक्त अनुबंध, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। धारा 4 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि विक्रय अनुबंध पूर्ण अथवा शर्त रहित एवं शर्तयुक्त दोनों प्रकार का हो सकता है। जब विक्रय अनुबंध के निर्माण के समय ही वस्तु का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को कर दिया जाता है तो इसे हम पूर्ण विक्रय अनुबंध कहते हैं। लेकिन जब किसी शर्त के पालन पर अनुबंध होता है तो अथवा वस्तु की पसंदगी की शर्त पर अनुबंध होता है तो या वस्तु के हस्तांतरण से पूर्व वस्तु को नापकर या तोलकर या अन्य कार्य होना शेष होता है तो ऐसे अनुबंध को शर्तयुक्त विक्रय अनुबंध कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है लिखित अथवा मौखिक, रिटन और ओरल। विक्रय अनुबंध लिखित अथवा मौखिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है अथवा अंशतः लिखित अथवा अंशतः मौखिक हो सकता है। नेक्स्ट आती है विशेषता प्रस्ताव एवं स्वतंत्र सहमति, प्रपोजल एंड फ्री कंसेंट। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि एक पक्षकार की ओर से क्रय या विक्रय का प्रस्ताव होना अति आवश्यक है। साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि दूसरे संबंधित पक्षकार की ओर से भी प्रस्ताव की स्वतंत्र सहमति का भी होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जिस प्रकार एक वेद अनुबंध के लिए प्रस्ताव स्वीकृति का प्रस्ताव स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वस्तु विक्रय अनुबंध की वह अंश स्वामी द्वारा विक्रय, सेल बाय को ओनर्स ऑफ गुड्स। धारा सेक्शन 4 की उपधारा 1 के अनुसार एक अंश के स्वामी तथा दूसरे अंश के स्वामी के बीच में विक्रय का अनुबंध हो सकता है तथा किसी साझेदार फर्म के साथ किसी वस्तु के विक्रय का अनुबंध कर सकता है तथा फर्म भी साझेदार को फर्म की वस्तु के विक्रय का अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट विशेषता वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का होना, इंसेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। विक्रय अनुबंध सामान्य अनुबंधों की ही भांति एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, तो अतः इसमें वे सभी लक्षण या तत्व अनिवार्य रूप से जो आवश्यक हो विद्यमान होने आवश्यक है। अतः वेद वस्तु विक्रय के अनुबंध में मुख्य रूप से जो लक्षण तत्वों का जो समावेश से सम्मिलित होना आवश्यक है, जैसे कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, अनुबंध करने की क्षमता का होना, स्वतंत्र सहमति का होना, वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव का नहीं होना, अन्य वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना यदि आवश्यक हो तो। आज की क्लास में हमने वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के परिचय के बारे में और वस्तु विक्रय अनुबंध की परिभाषा और अर्थ के बारे में और वस्तु विक्रय अनुबंध के जो लक्षण है उसके बारे में डिटेल से चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।